सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 7 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे बांग्लादेश को लेकर खबर है। प्रयास करे जा रहे हैं समय रहते प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री कहें तो भी ठीक है, शेख हसीना जी को गंतव्य तक पहुंचाया जाए। अभी वो गाज़ियाबाद के इंडियन एयरबेस पे लैंड करी और उनको सुरक्षित जगह पे रखा गया। अब वो अपने विदेश में रहने के लिए, रेफ्यूज के लिए ठिकाना देख रही हैं और बहुत जल्दी उनको विदेश भेज दिया जाएगा। हालांकि लंदन ने उनको असाइलम देने से मना कर दिया है। जो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हमारे सामने कि असाइलम सीख करना, असाइलम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे आगे। और वो असल में असाइलम लेना चाह रही हैं, तो यूके ने डिनाई कर दिया है। वो डिनाई नहीं करा, बेसिकली यूके ने ये कहा है कि हम असाइलम की प्रॉपर कंडीशंस होती हैं, अभी हमने देखी नहीं है, आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद हमारी गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगी, रिजेक्ट करेगी, ये टोटली डिपेंड करता है। तो फिलहाल उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कई न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से पता लग रहा है कि वो और ऑप्शन कंसीडर कर रही हैं, जैसे यूएई कंसीडर कर रही हैं, बेलारूस कंसीडर कर रही हैं, और इसके अलावा आपका अन्य देशों को भी कंसीडर कर रही हैं जहाँ वहाँ पर उनको सुरक्षा रहेगी और कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आज के संपादकीय की तरफ बढ़ेंगे। संपादकीय में शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से, और आज के शब्द हैं: परिवर्तन का रहस्य यह है कि आप पुरानी चीज़ों से लड़ना छोड़कर नई चीज़ों के निर्माण में पूरी तरह अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। इसे ही तो परिवर्तन कहते हैं कि हम नई चीज़ों पे एनर्जी लगाएं, नए आइडियाज़ पे, नए डेवलपमेंट पे। चलिए शुरू करते हैं आज का संपादकीय। और आज का संपादकीय शुरू हो रहा है अर्थव्यवस्था में पिछड़ती ग्रामीण महिलाएं, और यह लेख लिखा है अमित बैजनाथ गर्ग साहब द्वारा। तो अमित जी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा, करीब 48% होने के बावजूद महिला सकल घरेलू उत्पाद में केवल 18% का योगदान देती हैं। तो महिला कंट्रीब्यूशन इतना इतना कम है, उसको लेके लेखक ने प्रथम पैराग्राफ में ही इशारा कर दिया है कि 18% कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की जीडीपी में महिलाओं का। इस अंतर, और वहीं पे देखिए वर्कफोर्स का 48% कंस्टिट्यूट करती हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमको गैप देखने को मिल रहा है, एक बड़ा गैप। इस अंतर को ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें सांस्कृतिक बाधाएं, सीमित अवसर, शिक्षा की कमी और ऋण तक सीमित पहुंच शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लैंगिक अंतर को पाटने से 2025 तक भारत की जीडीपी में 18% की वृद्धि हो सकती है। यह एक सक्षम वातावरण बनाने की ज़रूरत को रेखांकित करता है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी पहलों उससे इस अंतर को पाटने का, देखिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है वेरियस इनिशिएटिव्स के माध्यम से, है ना, जैसे कि आजीविका मिशन है, उसके माध्यम से जो ये वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तत्पर है कि कैसे हम वुमेन पॉपुलेशन को, जो कि वर्कफोर्स ऑलरेडी कंस्टिट्यूट कर रही हैं, एक वैल्यूएबल एम्प्लॉयमेंट दें जिसमें वैल्यू हो, जिसमें डिग्निटी हो, और साथ ही साथ उनके कंट्रीब्यूशन को हम देश की अर्थव्यवस्था में भी जोड़ें। गवर्नमेंट यह हर संभव प्रयास करना चाह रही है कि वुमेन को इंक्लूड करा जाए अर्थव्यवस्था में। जलवायु परिवर्तन भी ग्रामीण महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। असल में ग्रामीण महिला अक्सर दुनिया के गरीब तबकों से होती हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर होती हैं, कृषि इत्यादि। इस परिवर्तन में पेयजल, भोजन और ईंधन की सुरक्षा पर असर पड़ता है, जिनके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार होती हैं। सूखे और बारिश में अनियमितताएं की वजह से महिलाओं को पानी और ईंधन इकट्ठा करने में अधिक समय लगना पड़ता है। इससे फसलों और पशुओं की सेहत पर भी असर पड़ता है। सामाजिक संरचनाओं, भेदभावपूर्ण मानदंडों और शिथिल संस्थाओं की वजह से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक घरेलू काम का और बच्चों की देखभाल
एवं जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ता है और यह जीवन पे बोझ के रूप में बढ़ता जा रहा है। देखिए, महिलाओं के पास कई जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बाद भी वो प्रयास करती हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में अपने घर में कंट्रीब्यूट कर सकें बेहतर से बेहतर लाइफ के लिए, है ना। महिलाओं को अधिक समतापूर्ण समाज के लिए सशक्त बनाने के अलावा उनकी आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी विचार करना होना चाहिए। COP28 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उससे कहा गया कि आजीविका पर जलवायु, देखिए हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर रहेगा तो हम कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए, क्लाइमेट चेंज का असर तो वैसे भी आपका एग्रीकल्चर पर पड़ ही रहा है। एग्रीकल्चरल साइकिल, नेचुरल क्लामिटीज़, वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस से एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना, ज़रूरत से ज़्यादा सूखा पड़ना। तो ये असर जितना कृषि पे पड़ा है उतना ही असर ये पड़ने वाला है महिलाओं पर भी, जो उसमें निर्भर हैं। अब चलिए, अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कृषि की कर रहे हैं और नाम महिलाओं का लगा रहे हैं, पुरुष कहाँ गए। देखिए, अधिकतर गाँवों में क्या हो गया है कि जो आपके पुरुष थे, वो खेती किसानी से अब इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अर्निंग वगैरह इतनी होती नहीं है और रिस्क और टेंशन बहुत रहती है। तो वो लोग शिफ्ट कर गए हैं कहाँ पे, महानगरों में। जितने पुरुष थे आपके, वह महानगरों में शिफ्ट हो गए हैं, बड़े बड़े शहरों में। वहाँ पे काम कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं। चाहे वो आपका कोई ठेला लगाना हो, रेहड़ी लगाना हो, चाहे वो ड्राइवरी का काम करना हो, चाहे वो मजदूरी का काम हो, मकान बनाने का हो, वगैरह वगैरह। मतलब वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस वाले काम पे आ गए हैं, जिसमें उनको फिक्स इनकम मिलती है। चाहे वो ड्राइवरी का काम हो, माली का काम हो, कोई भी काम हो, जहाँ पे उनको फिक्स इनकम मिले। इसी जीवन की बेहतरी के लिए वो चले गए हैं शहरी क्षेत्रों में। तो जो कृषि बची कुची है भी, वो छोड़ गए हैं महिलाओं के लिए। इसीलिए लेखक ने भी प्रथम दृष्टया ये आपके सामने रखने का प्रयास करा है कि कैसे जलवायु परिवर्तन से महिलाओं के रोजगार पर असर पड़ने वाला है, और उसमें कृषि को भी घेरा है। क्योंकि वह पुरुष जो पहले कृषि देखता था, वो तो चला गया शहर में अपना। वो शहर में गैर कृषि कार्य कर रहा है ना। छोटी छोटी दुकान से लेके, कारोबार से लेके ड्राइवरी तक, है ना। तो कृषि कर कौन रहा है उसकी जगह, वो गांव में छोड़ गया महिलाओं के लिए। इसलिए महिलाओं को अब कृषि में आ रहे जलवायु परिवर्तन से बहुत ही भारी मार झेलने को पड़ रही है, क्योंकि अब उसमें भी आय के हिसाब से जो लागत लग रही है बढ़ के, और जो रिटर्न आ रहा है वो उतना फ्रूटफुल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, वही से बातें करेंगे यहाँ पे। FAO की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण लोगों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभावों का समाधान करने में विफलता संपन्न और निर्धन तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच पहले से मौजूद बड़े अंतर को और अधिक बढ़ा देगी। मतलब भले ही हम जितना जेंडर पैरिटी की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात कर लें, वो सब ठीक है अपनी तरफ, अगर हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं करेंगे तो भैया ये सब जाएगा कोने में। पहले तो हमको जिंदा रहने के लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। अगर अगर वेतन निम्न और मध्यम वर्ग आय देशों में ग्रामीण तथा महिला प्रधान परिवारों को आपदा आने पर पुरुष की तुलना में पहले से ही अधिक वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है। अगर वेतन में महत्वपूर्ण मौजूदा अंतरों को दूर नहीं किया गया तो वह अंतर और अधिक बढ़ जाएगा, है ना। असल में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के संसाधनों और सेवाओं का नौकरियों तक पहुंच सीमित है, जिससे उनके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करना कंठित हो सकता है। देखिए, फाइनेंशियल बैकिंग जो होती है वो उन लोगों को इतनी बढ़िया होती नहीं है, एंड जो भी वो काम करते हैं इट इज़ मोमेंटरी, है ना। या तो फसल, या तो एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे हैं, मोमेंटरी काम है। छोटे मोटे काम कर रहे हैं जो कि एक विशेष महीनों में ही चल पा रहा है ना। इसीलिए चिंता का विषय यहाँ पे हो रहा है। अब FAO ने रिपोर्ट में भी बताया हुआ है कैसे अनसर्टिनिटी सी हो जाएगी, और हो भी रही है वुमेन को एम्प्लॉयमेंट को लेकर। महिलाओं द्वारा संचालित घरों पर तो और अधिक बुरा असर पड़ता है। पुरुष द्वारा संचालित परिवारों की तुलना में अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आय में लगभग 8% तक अधिक तथा बाढ़ के कारण 3% अधिक नुकसान होता है। यह रिपोर्ट ये सोचने में मजबूर करती है कि आखिर में जलवायु परिवर्तन ये ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह भी है
कि आखिर क्या हम सुरक्षा पर भी कर भी पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो इन महिलाओं का भविष्य क्या होगा, हमारे समाज और देश पर इसका क्या असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी बहुपक्षीय संस्थानों की है, राज्यों, नागरिकों और समाज की है। और सबको मिल के हमें महिला सशक्तिकरण नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट मत करिए आप वुमेन एम्पावरमेंट की जगह सोसाइटी एम्पावरमेंट करिए कि वो महिलाओं को बेहतर से बेहतर जीवन दे पाए। आप सोसाइटी को एम्पावर करिए, सोसाइटी को आप सेंसिटाइज करिए कि वो महिलाओं को बेहतर जीवन और अपने तरफ से एक अच्छा व्यवहार दे पाए। महिला तो अब सशक्त अपने आप ही हैं, आप उन्हें क्या करेंगे। जो ऑलरेडी सशक्त है उससे आप क्या सशक्त करेंगे। सशक्त करना को समाज को है कि वो इतना समझदार बने, इतना होशियार रहे कि वो महिलाओं को बदलते दौर में भी आसानी से मदद करके उनको अच्छा जीवन प्रोवाइड करा पाएँ, है ना। समाज की जिम्मेदारी बनती है सबसे पहली तो। बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है अमित जी द्वारा। जो आर्टिकल मणिपुर और पूर्वोत्तर को लेकर है, मैं राजनीतिक आर्टिकल है, इस पर नहीं जाऊँगा। और कोचिंग जो दिल्ली वारन घटना के बाद से जो अब चर्चा में चल रहा है, ये कोचिंग इंडस्ट्री रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड है, नियम कायदे कानून वगैरह, उसको लेकर आर्टिकल है। कोचिंग केंद्रों की पारस्परिक स्पर्धा, भ्रामक विज्ञापन, अनावश्यक जांच, परीक्षाओं, मनमानी फीस वसूलना इत्यादि पे काफ़ी सवाल उठे हैं। मगर तब से दिल्ली में कोचिंग केंद्र के तलघर में चल रहे पुस्तकालय में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला सामने आया। कोचिंग केंद्रों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इस संबंध में कड़ी टिप्पणियों की हैं। अदालत ने कहा कि कोचिंग केंद्र मौत का कुआं बन चुके हैं, ये अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक इनमें भवन सुरक्षा संबंधी नियमों का समुचित पालन नहीं होता, तब तक इन्हें अपनी कक्षाएं ऑनलाइन चलानी पड़ेंगी। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा कि किस संबंध में उन्होंने क्या उपाय किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे साथियों बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और सर्वोच्च न्यायालय ने हर छात्र की मुश्किल को एड्रेस करा है, जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी उसे एड्रेस करा है। दिक्कत ये हो रही कि कोचिंग वाले इन्हीं छात्रों से करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, 1000 करोड़, है ना, करोड़ों रुपये कारोबार है, मगर रिटर्न में सर्विस क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं। एक ही जगह पर सबको ठूसे जा रहे हैं, है ना। सर्विस क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। सेफ्टी की क्या गारंटी है, कुछ नहीं है। जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी गारंटी नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो भैया मौत के कुएँ हैं, इसमें तो जा ही रहे हो मरने के लिए आप, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए अभी भी लोग कह रहे हैं क्या, क्लास में स्ट्रेंथ कम करिए, जो स्ट्रेंथ एक क्लास में बैठ रही है बांट के 2 क्लास में ले आइए आप, है ना। फ़ीस वगैरह रेगुलेटेड रखिए, जो अननेसेसरी फ़ीस हाइप हो रही है उससे कैसे बच्चे मैनेज कर पाएगा। फ़ीस रेगुलेटेड रखिए आप, रेगुलर इंस्पेक्शन रखिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सरकारी तंत्र के द्वारा, वगैरह वगैरह। ये समस्याएं हैं जो बच्चे झेल रहे हैं। जो समस्याएं इस समय गार्जियंस के लिए भी हो रही हैं कि इतना पैसा देने के बाद भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अब तो जीवन की गारंटी भी नहीं बची है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित हुई हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है ना, चैम्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। और मैंने इसके बारे में डाला भी था अपने वेबसाइट पे और यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे, यूट्यूब पर ही आप देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात है, करंट अफेयर्स आपको इसी बारे याद रहनी चाहिए कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, ज़रूरी है आपके लिए भी, है ना। बाकी खेल जगत की खबरों में इस समय पैरिस ओलंपिक चल रहा है, तो आपको निगाह पूरी बनाए रखनी पड़ेगी कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। और इस समय नीरज चोपड़ा साहब ओलंपिक में मंगलवार को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भाला फेंकते हुए नीरज चोपड़ा जी 89.34 मीटर का रिकॉर्ड तय करा है। और अगर हम भारत की जब मेडल तालिका देखें तो अभी 3 ही है, अभी आने वाले हैं बहुत मेडल, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत भी प्रयास करेगा। फिलहाल अमेरिका 79 मेडल ला चुका है और चीन 53 मेडल ला चुका है। हौसला बनाए रखेंगे खिलाड़ी हमारे, सब बेहतर होगा।
बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए उन्हें वेबसाइट पर डाल दी है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी क्विक एनालिसिस है तो थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे दिया, बाकी अखबार का पूरा अध्ययन आप खुद करिएगा। खुद से पढ़ाई जो करते हैं वो हमेशा काम ही आती है और बेहतर रहती है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।